नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के सामने। यहाँ पर आप सभी लोग के लिए स्पेशल क्लासेज ले सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप लोग की परीक्षा एक बार फिर से परीक्षा देने का मौका मिला है कि मतलब एक बार फॉर्म भर के आपको दो बार परीक्षा देने का जो सौभाग्य है वो बहुत ही जो है क्या कहते हैं कई जन्मों के पुण्य करने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग देखिए, कुछ लोग के लिए पुण्य समान होगा, कुछ लोग के लिए पाप समान होगा। जिनके अच्छे नंबर बने होंगे तो बहुत जो है नाराज होंगे, लेकिन जिनका खराब गया तो कहेंगे चलो वन टाइम अगेन, ठीक है, वंस मोर, ठीक है। चलिए, ये तो एक छोटी सी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रैक्टिस क्लास के पेपर में, जहां पर हम लोग जानेंगे कि क्या है ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं और उन प्रश्नों का क्या जवाब होगा, और उस जवाब के साथ साथ उससे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और होली नजदीक है तो होली का भी आनंद उठाना है, लेकिन इतना नहीं उठाना है कि आप लोग रोज जो है आधे घंटे की क्लास ना देख पाओ। कल भी क्लास चलेगी, आज भी चल रही है तो रोज चलेगी, ठीक है। होली के अगले दिन भले ना चलेगी, होली दिन तो चलेगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आप लोग के सामने कि अकबर के शासन काल में जो घटनाएं हुई थी इनको जो है काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। चलिए बताइए, यहाँ पर 4 घटनाओं को लेकर के बताइए, इनका काल क्रमानुसार क्या सही होगा। 1 2 3 4, 2 3 4 1, 1 3 2 4, 3 4 1 2। हाँ दोस्तों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं सामने तो नहीं हूं ना, चलिए मैं साइड हट जाता हूं। हाँ, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, जजिया कर जी भैया अकबर ने समाप्त किया था। अच्छा, आप एक चीज समझते हैं कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है। आज अगर आप थोड़े से जो है जो आप डिजिटली चीजों को पढ़ते हैं उस पर मत जाइएगा। देखिए, उसको महान कहने का रीजन ये था क्योंकि वो उस समय जो है धर्म को लेकर के कट्टर नहीं हुआ। अगर आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे, उस समय केवल इंडिया नहीं, जहां पर कोई भी देश में कोई भी शासक जब विजयी होता था ना, आप चाहे यूरोप ले लीजिए, अगर जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि पहले वहां पर ऐसा नहीं कि वहां इस्लाम कभी नहीं था, लेकिन इस्लाम को भी वहां पर क्या क्रिश्चियन ने हराया है, ठीक है। तो जब क्रिश्चियन ने इस्लाम को हराया तो उन्होंने इस्लाम का भी तो वहां पर खात्मा किया। वो अपने धर्म को लेकर के कट्टर रहे, तो वैसे सब थे, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अकबर जो है मुस्लिम होते हुए भी उसने सभी धर्मों को जो है समान अवसर देने की बात की थी, इसीलिए उसे महान कहा जाता है। उसके अन्य कई काम भी थे, लेकिन उनमें से एक ये भी था, ठीक है। आप उस समय के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको चीजें पता लगेंगी। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप केवल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें, उसके अलावा भी आपको कई चीजें पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, ए। वो 1 2 3 4 जी भैया। जजिया की समाप्ति जो हुई थी ये आपके कब हुई थी। जजिया की समाप्ति हुई थी आपके 1564 में, ठीक है। अब देखिए यहां पर जवाब तो मैंने दे दिया, इबादत खाना का निर्माण हुआ था। अब देखो इबादत खाना क्या था, मैंने जो बोला देखो वही चीज आपको यहां मिल भी रहा है। इबादत खाना का निर्माण हुआ क्या था कि जो सभी धर्मों के लोग हैं वो लोग वहां पर आकर स्पिरिचुअल जो प्रोग्राम होते थे वहां कहां पर, ये इबादत खाना यानी कि जो आपके धर्म से संबंधित होते। महाजर पर हस्ताक्षर, जी भैया महाजर पर जो हस्ताक्षर किसने किया था यह भी बहुत पूछा जाता है। तो इसे जो है शेख मुबारक ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया था, जो 1579 में यहां पर हस्ताक्षर किया गया था। कब, 1579 में, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पर क्या पूछ रहा है कि आपका जो है दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी, तो 1582 में, ठीक है, 1582 में। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो गलत जवाब दे दिए। बिल्कुल गलत जवाब नहीं है, जवाब सही है, बस मेरा सन गलत मैंने लिख दिया था। ये 1575 था, ठीक है। तो 64 75 79 82 ये चारों जो है इसके इस क्रम के अनुसार सही थे। अब दीन ए इलाही का क्यों, देखो दीन ए इलाही और इबादत खाना, अगर तुम इन्हीं दो और जजिया ये 3 चीजों को अगर तुम देख लो तो क्या समझ में आता है कि भैया वास्तव में जब लोग इस धारा की तरफ बह रहे थे उस समय भी ये इस धारा की तरफ बहने लगा। तो वास्तव में जब आप कुछ अलग करते हैं तभी तो आपको दूसरों से अलग कहा जाता है, और जब आप उस अलग में कुछ अच्छा करते हैं तभी को आपको महान और ऐसी जो है अलंकार से शोभित किया जाता है। ये आप वैसे भी दिमाग से सोच सकते हैं, इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देवबंद आंदोलन, जी भैया देवबंद आंदोलन जो यूपी के किस वर्ष में जो है हुआ था। जी भैया देखिए आपके जो सहारनपुर आज आप देख रहे हैं, इस सहारनपुर में शुरू हुआ था। इसका मेन मुद्दा क्या था, जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था ये, ठीक है, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था। और शायद जो इसमें सुन्नी मुसलमान जो थे शायद उन्होंने जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
और ये शुरू कब हुआ था दोस्तों, तो इसका सही जवाब कब है, चलिए इतना तक तो मैंने बता दिया। और जितने लोगों ने क्या पर 1866 जवाब दिया, सही के लिए। देखिए इसे दो लोगों ने मिलकर शुरू किया था, उनका नाम क्या था, मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। मोहम्मद कासिम और क्या नाम था, राशिद अहमद, ठीक है। दो नाम आपको पता होने चाहिए। दल बदल निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित जो है हुआ था, बताइए कब अधिनियमित हुआ था, बताइए। 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, ये देखिए दल बदल निरोधक अधिनियम आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, ठीक है, आपको पता है। साथ ही साथ इसमें एक अनुसूची शामिल की गई थी, आपको ये भी पता होना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, वो अक्सर ये न्यूज में रह रहा है, खास करके पिछले 7-8 सालों से तो ये ज्यादा न्यूज में, इतना न्यूज में पहले ये नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे यहाँ हो रही है। तो 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। और यहां पर देखिए इसके बारे में और आपको क्या जानना चाहिए, इसका सही जवाब कब है, 15 फरवरी 1985 को, जी भैया 15 फरवरी 1985 को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जो है इसे शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। बताए, चलिए तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए आपको ये तो पता होगा कि अशोक मेहता समिति थी, इसमें तो आपको यानी कि डी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आपका एबीसी बच रहा है, तो एबीसी में से यहां पर क्या सही हो जाएगा, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, दिनेश गोस्वामी समिति। देखिए भैया दिनेश गोस्वामी समिति की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1990 में हुई थी। 1990 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें जो है जो पोस्ट ऑफिस के काम थे, उन पोस्ट ऑफिस के काम में कुछ और एड ऑन करने से उन्होंने कहा गया कि जो इलेक्टोरल काम होते हैं, जो चुनाव संबंधित काम होते हैं, उसमें कहा गया था कि पंचायत जो यहाँ पर सॉरी पोस्ट ऑफिस जो है वो भी एक हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया था, ये दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित जो 1990 में स्थापित की गई थी। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये आपके पंचायती राज समिति से जो है क्या नाम है मिलते हैं, ठीक है, मतलब उससे संबंधित है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से जो है रिपोर्ट जारी किया है। मतलब देखिए रेत और धूल तूफान आपको पता है, ये सैंड स्टॉर्म जिसे कहते हैं, कृषि में समन, जी भैया यानी कि जो फायर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन की इस अगर मतलब ऐसी स्थितियों में आपको किस प्रकार से जो है मैनेज करना चाहिए, इसको लेकर के पूरी एक रिपोर्ट जो है तो किसने तैयार की थी, इसका सही जवाब क्या है। देखिए यहां पर आप समझ लीजिए एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, इसका सही जवाब क्या है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, जी भैया, क्योंकि जब यहां पर कृषि लग गया तो देखिए इन तीनों में से ये जो आपकी संस्था ये इसके लिए ही बनाई गई है, ठीक है। ये काम तो इसे यूएन क्या नाम है, आई थिंक वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, यूएन के अंतर्गत करता है, और इसका पूरा काम ही है क्या नाम है कि ये पूरी चीजों को जो विश्व भर में क्या स्थिति है कृषि को लेकर के, खाद्य की क्या स्थिति है, अभी से कुछ युद्ध चल रहे हैं तो उनमें क्या दिक्कत हो सकती है, तो ये सारी रिपोर्ट से तैयार करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत चलिए बताइए इनमें से कौन सा खतरा हो जब आप क्या कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। इन चारों में से बताइए कब आप आपातकाल लगा सकते हैं, चारों में से किन परिस्थितियों में, क्या चारों परिस्थितियां हैं या ये पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, या पहला तीसरा चौथा, यानी कि 3 से ज्यादा परिस्थितियां नहीं होंगी, ये तो क्लियर है। मैक्स टू मैक्स होगा तो 3 परिस्थिति, चौथा नहीं होगा। अब वो 3 कौन से आपको बताने, देखिए क्या हुआ था ना, यहां पर दरअसल अगर मैं आपको सही बताऊं कि जब इंदिरा गांधी जी ने आपके यहां पर क्या आपातकाल लगाया था, तो उसके बाद जो दूसरी सरकार आई थी उसने क्या किया था, 352 में जो है एक संशोधन किया था। उस संशोधन में उसने एक पार्ट को हटा दिया था, उसी पार्ट को जिसके आधार पर जो है इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, और उसका नाम क्या था, आंतरिक उपद्रव के कारण, यानी कि पहला दूसरा तीसरा जहां दिया है वो सही है, सी सही है। इसने ये कहकर ये हटा दिया था कि आंतरिक उपद्रव के कारण ऐसा कुछ होने पर भैया जो है आप इमरजेंसी नहीं लगा पाएंगे, वरना आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी आधार पर आप जो है कह देंगे कि
यहाँ पर जो है हम इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, इससे जो हम देख रहे हैं कि देश में क्या नाम है, शासन व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, इसलिए हम इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। यही उन्होंने किया था। तो उन्होंने देखा कि वो इसका दर्द झेले थे, तो इसीलिए उन्होंने इसे ही खत्म कर दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। देखो भैया, ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने यूपी के स्पेशल मिट्टियों को लेकर के, यूपी सॉइल्स पर मैंने जो है इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है जो यूपी स्पेशल जीके में, कि अगर आपको यूपी की मिट्टी के बारे में कुछ भी पढ़ना हो वो पढ़ लिए तो मेंस तक एग्जाम अगर तुम लिखने बैठोगे, मेंस एग्जाम लिखने बैठोगे, जो यूपी स्पेशल जो आपका एक जीएस पेपर भी होगा जो आपके ऑप्शनल का, वहां तक आपको इसकी जो है जरूर मतलब क्या काम आएगा। इतना मैंने डिटेल में पढ़ाया, बहुत एकदम छाट के प्रश्नों के जरिए पढ़ाया, क्योंकि मैं प्रश्नों के जरिए इसलिए पढ़ाता हूं कि जब आप प्रश्नों के जरिए पढ़ते हैं तो उस चीज को लेकर के आप समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत ही आसान सा जवाब है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जा सकती है भैया? मिर्जापुर और झांसी में, क्योंकि लाल मिट्टी पाने के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि थोड़ा सा पठारी एरिया उसका होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों की स्थापना एवं दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण केंद्र जो है, मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर है, इसकी स्थापना कहां पर जो है की गई है? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? कहां पर प्रस्तावित है? मऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या मऊ दिया है वो सही कह रहे। जी भैया, आपके मऊ जिला है आपका, जो आपके पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक जो है जिला है, वहां पर जो है इसके जो है प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अब देखो, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जो कैसे आपके संयंत्र लगाए जाएं और उनमें अगर आप लगाने उनकी इफिशियंसी कैसे बरकरार रहे, तो इन सबको कैसे जो है किया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। ठीक है, जरूरी अच्छी चीज है, क्योंकि रिन्यूअल की तरफ जितना बढ़ा जाए उतना अच्छा है। मैं तो खुद कहता हूँ रिन्यूअल, देखो यार, रिन्यूअल की तरफ बढ़ने से क्या ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। रिन्यूअल में क्या होता है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये एक अच्छी चीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में जो है मान्यता दी है? ये बहुत, आज के डेट में देखो क्या हो रहा है, आज की डेट में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसका मेन रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि आदमी जो है, पहले क्या होता था, पहले परिवार सब इकट्ठा रहते थे। ठीक है, इकट्ठा परिवार, देखो इसका सही जवाब बता दूं, अकेलापन है। जी भी, अकेलापन को माना है। इसके बारे में डाटा और भी आपको मैं किसी और क्लास में दूंगा। अभी सुनो क्या अकेलापन को क्यों माना। उन्होंने ये कहा कि आज के समय में क्या हो रहा है, फैमिली पहली बात तो बड़ी नहीं हो रही है, उसके बाद क्या है, जो फैमिलीज हैं भी वो एक दूसरे से अपने काम के चक्कर में दूर दूर रह रही हैं, और आदमी अपने व्यस्तता के चक्कर में एक दूसरे से कम मिल पा रहा है। तो इससे लोगों में अकेलापन बहुत ज्यादा उभरता जा रहा है, और इससे उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें उनमें बहुत हो रही हैं। अभी आप एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब चीजें देखोगे तो आपको नई चीजें लगी। जी भैया, क्योंकि ये सब नए हो ही रही हैं, क्योंकि जब परिवार का स्ट्रक्चर बदला, आपके ऊपर वर्क करने का तरीका बदला, आप काफी देखो, अकेलेपन से क्या होता है, आपको नाइट मतलब क्या कहते हैं, जो स्लीप होता है, स्लीप डिसऑर्डर भी होता है, काफी चीजें आपको अफेक्ट करती है अकेलापन। तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये जो है वैश्विक खतरे के रूप में निकल के आ रही है, जिसे हर सरकार को टैकल करने की जरूरत है। इसके लिए पता है, बड़ी बड़ी जो आपकी इनकम वाली कंट्रीज, वहां पर एक वर्ड होता है, वहां पर लोग काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग अभी यहां भी होता है, लेकिन अभी यहां पर उस स्तर से नहीं होता है, लेकिन फॉरेन में लोग काउंसलिंग कराते हैं। वहां कोर्ट द्वारा लोगों को भेजा जाता है काउंसलिंग कराइए, सरकार सुविधा देती है कि आप काउंसलिंग कराइए, क्योंकि उन्हें भी पता है काउंसलिंग में क्या होता है कि आपके जो चीजों को थोड़ा समझा जाता है, उसको सही तरीके से उपचार किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं काफी चीज मैंने बता दी। उच्च न्यायालय द्वारा किस राज्य के स्थानीय युवाओं को 75% जो आरक्षण देने वाले कानून को हाल ही में रद्द कर दिया गया? दरअसल भैया, रद्द करने के पीछे रीजन ये था कि सरकार ने एक नियम लाया, उसमें ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो अगर हमारे यहाँ पर जो भी आपके क्या कहते हैं
उद्योग धंधे हैं उनमें नौकरी करने वालों में 75% कौन से होंगे? जी भैया हमारे स्थानीय राज्य के होंगे। और वो जो नौकरी मिलेगी वो उन्हीं लोगों के लिए लागू होगी जिनकी मंथली इनकम कितनी हो, जिनकी मंथली इनकम 30,000 रुपए के नीचे हो। कितनी भैया? 30,000 रुपए के नीचे होगी, वही जो है इस जो है छूट का फायदा पाएंगे। लेकिन जो वहां के हाईकोर्ट ने इसे सीधे जो है कह दिया, हटा दिया, क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कहा कि ये जो है सही नहीं है। तो इसलिए जो है ये आपको हरियाणा के सरकार ने किया था, जिसे हरियाणा और पंजाब जो हाई कोर्ट है, जो दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, उसने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी क्या, खत्म कर दिया। पितरायूरा शैली के संबंध में यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताइए दोनों में से सही क्या होगा? पहला, दूसरा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए पितरायूरा जब आपके इंडिया में आया था तो इसे मुगलों ने लाया था, ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन मुगल भी अपने, इनके मुगल की खोज नहीं थी, ये देखा जाए तो यूरोप में पहले से था, ये यूरोप में पहले से था। यूरोप से ये मुगल जो है भारत में लेकर आए थे, ठीक है। और अगर मैं यूरोप में कहूं तो यूरोप में भी एग्जैक्टली जो है आपका कौन सा सिटी था, मुझे अगर सही से याद आए तो वो आपका था करीब करीब रोम। हाँ, रोम में, क्योंकि आपको पता है ना रोम एम्पायर ही था जो बहुत ज्यादा क्या था, धनाढ्य था, बहुत शक्तिशाली था। आपको पता है नेटफ्लिक्स पर रोम को लेकर के एक सीरीज भी आई हुई है, जो थोड़ा सा आपको पास जब टाइम हो, हिस्ट्री देखने का समय हो तब देखना आप। उसमें 2-3 सीरीज है जो आपके, एक तो वर्ल्ड वार को लेकर के सीरीज है, हिटलर को लेकर के सीरीज है, काफी नेटफ्लिक्स भी बहुत अच्छी चीज है, इतिहास को भी, क्योंकि वहां पर ऐसे जो है चीजें आती रहती है। ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे केवल मूवी है, बहुत सारी अच्छी चीजें। तो यहां पर देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, यानी क्या 1 और 2 दोनों। जी भैया 1 और 2 दोनों यहां पर आपका जवाब सही होगा, ये दोनों है। देखिए इसको जो है ना, इसी पितराद्विरीय को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है बताओ? अगर मैं पूछूं उसका नाम क्या है? प्राचीनकारी। जी भैया प्राचीन नहीं है, प्राचीनकारी, एक चीज जाने रहना, वरना बहुत लोग प्राचीनकारी आप लोग जान लो तो गलत, इसलिए मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं क्या, प्राचीनकारी। अब भारत में इसे कौन लेकर के आया था? अगर मैं पूछूं भारत में, तो भारत में भैया इसे शाहजहां लेकर आए थे। कब? भारत में इसे शाहजहां लेकर आए थे। और रोम में जो है ये 16वीं शताब्दी के आसपास काफी अच्छे से जो है वहां के इमारतों जो निर्माण हो रहा था 16वीं शताब्दी के, उनमें जो है पितराद्वारा का प्रयोग किया गया। आपके ताजमहल ले लो और शायद आपके लाल किला ले लो, बहुत जगहों पर आपको इसका उपयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। शाहजहां के बाद लगभग काफी जो है मुगल इमारतों में इसका देखा गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह के शासनकाल में रे का संबंध किस एक से था? बेसिकली रे का अगर मैं बता दूं तो आप लोग सब वैसे समझ जाएंगे क्या था। पहले आप लोग बताइए, दिमाग लगाइए, फिर मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं रे क्या था, तो रे बेसिकली, रे का मतलब ही होता था, इसे कहते थे ऐसे रे, और रे का मतलब होता था, चलो जवाब दे दिए, नहीं दिए तो देख लो, क्रॉप रेट। जी भैया क्रॉप रेट, ए इसका सही जवाब था। होता क्या था कि पहले आपके भूमि की नाप होती थी, नाप होने के बाद फिर आप उस पर कितना अपना जो है, उस भूमि में से कितना आप जो है फसल बो रहे हो, फसल बोने के बाद फिर जितना आप बो देते थे उसके बाद उसका क्या होता था, मेजरमेंट हो गया, फिर जो उत्पादन होता था उसे क्या पैसे में कन्वर्ट कर देते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा ही क्या आपकी क्रॉप रेट जो है निकाला जाता, जैसे रे सिस्टम कहते जो शेर शाह में शासनकाल में शुरू हुई थी, ठीक है। समझ गए? इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए या नहीं? ओके चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, संसद के 2 सदनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? जी भैया ये कहा गया है कि साल भर में कम से कम 2 बार तो संसद को बुलाया जाना ही चाहिए, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति है। आप देखिए कोरोना काल था फिर भी संसद 2 बार कम से कम चली थी, ठीक है। आप छोटा सेशन बुलाइए, देखिए ये नहीं कहा गया है कि सेशन आप उतना ही रखें, नहीं, छोटा सेशन बुलाइए लेकिन कम से कम 2 बार बुलाइए। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में संसद होता किस लिए? संसद का मेन कारण ये होता है कि जहां पर जनता के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो यहां पर लोगों के द्वारा जो चयनित लोग हैं वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। और आप जानते हैं कि हर महीने लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूरत चीजें बढ़ती रहती हैं, और खास करके जब ज्यादा विकट समय हो तब इस संसद की और भी ज्यादा जरूरत लोगों को पड़ती है। ये आप समझिएगा, जैसे ऑक्सीजन की कमी थी,
और काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो समय नए नए कानूनों को यहाँ पर देखिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, उसमें कुछ किए गए, तो वो कैसे हो रहे थे, क्योंकि उस समय की रिक्वायरमेंट थी, तो संसद की और भी ज़्यादा जरूरत थी। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ों को। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, जितने लोगों ने क्या अनुच्छेद 85 जवाब दिया वो सही कर ले। ठीक है, इसमें और क्या बताऊँ आपको, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। चलिए भाई, यहाँ पर प्रश्न है कि देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान इतना है, और कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखिए भैया, जब 2011 की जनगणना आई थी, उस जनगणना के अनुसार कुछ तथ्य निकल के आए थे जो यूपी के आपके क्या कहते हैं नगरीय जनसंख्या के विषय में थे। तो चलिए मैं बताता हूं। आपको पता है कि कुल जनसंख्या में से, यूपी की कुल जनसंख्या में से 22.27% जो है जनसंख्या क्या थी, आपकी नगरीय थी। क्या थी भैया, नगरीय थी। ठीक है, पहले एक तो पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया था कि हमारे उस समय टोटल कितने नगर थे, तो टोटल नगरों की संख्या कितनी थी भैया, 915। 915 नगर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में है। उनमें से 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की जनसंख्या 7 थी। कितने, 7, जहां पर मेयर का चुनाव आप लोग देखते हैं होता है। ठीक है, अब तो मैंने ये यूपी के विषय में बता दिया। अब ये दोनों कथनों को देखें, तो दोनों कथनों को जब आप देखेंगे तो कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान इतना था, बिल्कुल सही है। और इसके अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम था, गलत है, उत्तर प्रदेश सेकंड था। जी भैया, महाराष्ट्र पहले था। नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र पहले पर था, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, केवल बी। ग्रामीण जनसंख्या में यूपी पहले पर था। जी भैया, ग्रामीण आबादी में यानी ग्रामीण जनसंख्या में यूपी पहले पर था। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से यहां सुमेलित करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, ये तो बहुत ही आसान से, साल पता होगा, अब जान लेना। अब देखो, जैसे वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो था, यहां पर जैसे क्या था, जी भैया 2007 में जो है ये लागू हो गया था, लेकिन 2008 से जो है ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ था, मतलब जमीनी तौर पर अपना काम चालू किया था। तो पहले का दूसरा कहां कहां दिया, देखो पहले का दूसरा कहां कहां दिया, तो पहले का दूसरा ए दिया है, सी दिया, यानी कि क्या आपका बी और डी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो मैं इसे हटा देता हूं, वरना आप कहोगे कि यह जवाब इतना बड़ा कैसे। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ अगला क्या होगा। चलो, यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही सीधा सा प्रश्न था, जिन्होंने क्या ए जवाब दिया और सही कह लिया। ठीक है, क्योंकि आपका 3 का क्या था, 3, 1 मिनट, डी का आपका क्या था, 3 था, 1998। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि 2 पता था मुझे, उस आधार पर मैंने लगभग चीजें कर दी, क्योंकि डी का आपका नहीं था। ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसमें मैं क्या ही बताऊं। ये संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी, बस ये आपको जानना है। इसीलिए कह रहा हूं, जब क्लास करने बैठो तो ये देखो, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, क्योंकि भैया यही सब आप कह रहोगे तो कल को यही सबसे प्रश्न आना, और कहीं से नहीं आना है। सिलेबस एकदम फिक्स है, उसी में से प्रश्न पूछेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग जो है रिवीजन नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते हो, इसी चक्कर में चीजें जो है आप लोग के लिए क्या होती है, नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या किया करें, नोट्स, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करें, उसका रिवीजन जरूर किया करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था। जी भैया, ऐसा कौन सा मतलब केस हुआ था जिस केस को लेकर के यहां पर ये बातें कही गई थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, मिनर्वा मिल्स वाद था। मतलब वाद मतलब बेसिकली होता है, वाद कहते हैं ना, जो से आप जिस चीज को लेकर केस को वाद कहा जाता है। और संगरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, तो इसका सही जवाब क्या था, मिनर्वा मिल्स वाद। क्या हुआ था, दरअसल इसको जो है लेकर के गए थे, ये आपके जो है उसके बाद हुआ था, ये 1980 के आसपास का ये केस था। ठीक है, 1980 के आसपास का केस था। दरअसल जब आपका वो केस आ गया था, क्या कहते हैं, जो आपके 1973 में कौन सा केस हुआ था, देखो मैं भूल रहा हूं उसे, शंकर कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस। ठीक है, उसके बाद आया था, क्योंकि उसमें तो चीजें हो गई थी। दरअसल क्या था, इसमें जो है जो 42nd अमेंडमेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको लेकर के जो है उसके खिलाफ जो है ये गए थे, उसमें जो है संशोधन को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करने। तो वहीं पर मिनर्वा मिल्स में जो है इसके क्या आए थे, जजमेंट आया था। ठीक है, जिसमें ये बातें रखी गई थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजन का हिस्सा नहीं है। चलो बताओ कौन सा नहीं है, देखते ही जवाब दो यार, इससे जी क्या होगा, देखते ही जवाब दो, बताओ क्या होगा।
यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या सह्याद्री जवाब दिया वो सही करो। दरअसल भैया आपका जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट पर जो है सह्याद्री होता है, जो आपके गुजरात से लेकर के, आप देखो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक जो है सह्याद्री का पूरा पार्ट होता है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट पे आप देख रहे हो, ये जान लेना, ठीक है। वेस्टर्न घाट की बात करो, वेस्टर्न कोस्ट की बात नहीं करो, कोस्ट और घाट अलग है, ठीक है, ये जाने रहना। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो देखिए भाई यहां पर जो इसका सही जवाब है वो आपका क्या है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, अवरक्त। जी भैया अवरक्त को अधोरक्त भी कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। जी भैया क्या अवरक्त, अधोरक्त या फिर इंफ्रारेड कहते हैं। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसकी तरंग दैर्ध्य आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो 750 नैनोमीटर से लेकर के आपके 1 mm तक होती, ठीक है, 750 नैनोमीटर से लेकर के 1 mm तक होती है। और अगर मानव शरीर अगर देखा जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना होता है तो 10 माइक्रोन की, जी भैया 10 माइक्रोन का जो आपका अधोरक्त किरण है वो आपके मानव शरीर से भी जो है गुजर सकता, सोचिए ये इसकी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसी के द्वारा क्या होता है आपके जो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और इसकी खोज आपको किसने की थी, तो हेर्शेल ने की थी। किसने भैया, हेर्शेल ने इस अवरक्त किरणों की खोज की थी, ठीक है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे पूछ सकते हैं, 10 माइक्रोन क्यों है बताया, ये क्या है मैंने बताया, और इसे क्या कहते हैं बताया, इसकी खोज किसने की बताया, और बाकी ये तो प्रश्न था ही, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है जैसे दल बदल कानून जितना आप देख रहे हैं न्यूज में रहा है उतना ही न्यूज में ये भी रहा, ठीक है। और ये जान के चलना कि संसद में और विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या है। और उल्लेख किया गया है यहां पर, एक जाने कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर होगा जवाब, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। एक चीज यहां पर थोड़ा सा कर दीजिएगा, बताइए इन चारों में से कौन सा सही नहीं है बताइए। बस भैया छोटी सी क्लास के बाद आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म आप लोगों की, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। तो यहां पर क्या विश्वास प्रस्ताव का ये 2 3 4, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या होगा, उल्लेख, जी भैया अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया। पहली चीज प्रस्ताव के 6 महीने का नहीं, देखो ये गलत, इनमें 3 महीने 4 महीने 6 महीने का जो है गैप होता है। अभी हाल ही में देखो क्या चल रहा है, अभी मैंने कैसे देखा, अभी हाल ही में देखिए हिमाचल प्रदेश असेंबली को लेकर के वहां पर दल बदल कानून चल रहा है। तो वहां पर जब ये चीजें, तो मैंने न्यूज में पढ़ा कि कम से कम 3 महीने के लिए जो वर्तमान सरकार है वो सुरक्षित हो गई। तो इसका मतलब ये देखा कि 3 महीने से पहले तो आप अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं ला सकते। दूसरा क्या था कि पहले कम से कम, जी भैया इसे 50 सदस्यों का जो है आपको क्या समर्थन प्राप्त होना चाहिए तभी आता है, और केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो यहां पर जो सही नहीं है वो आपका कौन सा है, केवल 2 जो है सही नहीं है, क्योंकि ये 3 4 6 माह के अंतराल पे लाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते, इस क्लास को खत्म करते। बताइए हॉरिजन 2047 क्या है, और इसके साथ इस क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। और जाते जाते अगर लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। ऐसी क्लासेज आपको और भी देखने को मिलेंगी। शाम को 6 बजे वाली क्लासेस थोड़ा सा मैंने होली स्पेशल होने की वजह से बंद किया हुआ है, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं एक ही क्लास अभी ला रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ने लगोगे तो मैं लाने भी लगूंगा, ठीक है। मतलब होली की बात तो आएगी, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, जो पढ़ेंगे उन्हीं के लिए लाएंगे, ठीक है। अभी तो बेसिकली होली के लिए छोड़ा हुआ है। बताइए तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका भारत फ्रांसीसी संबंध जवाब दिया, जी भैया सही कर लीजिए। दरअसल अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के संबंध के 25 साल जो है पूरे हुए, 25th एनिवर्सरी थी। तो 25th एनिवर्सरी पूरे होने पर जो है ये 2047 का जो है हॉरिजॉन लाएगा, जिसमें ये कहा गया कि किस प्रकार से हम जो है आगामी समय में जो है भारत और फ्रांस मिलकर के अपने संबंधों को और भी ज्यादा आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और हाँ बार बार कहा है, अभी भी कह रहा हूं,
सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी जुड़ी महत्वपूर्ण क्लासेज और अन्य क्लासेज आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप तभी देखोगे जब आप सब्सक्राइब करे रहोगे। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, और कल के होली के लिए एडवांस में हैप्पी होली।